बात शुरू होती है 1962 की भारत और चीन की लड़ाई से। इस लड़ाई ने नेहरू को तोड़ कर रख दिया था। इस सदमे से वो कभी उबर नहीं पाए। अब नेहरू थके हुए से दिखने लगे थे। उनके कंधे झुक गए और उनकी आंखें भी सोई सोई सी दिखने लगी थी। उनकी चाल में जो तेजी हुआ करती थी वो भी अब कहीं खो गई थी। 8 जनवरी 1964 को जब नेहरू भुवनेश्वर के कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित करने उठे तो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए और सामने की तरफ गिरे। नेहरू के आधे शरीर में लकवा हो गया था। अगले कुछ दिनों तक नेहरू उड़ीसा के राजभवन में रहे। उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन इतनी नहीं कि वो कांग्रेस के सम्मेलन में दोबारा शिरकत कर सके। 12 जनवरी को नेहरू और इंदिरा वापस दिल्ली लौट आए। अब नेहरू ने अपने रोज काम करने के घंटे 17 से घटाकर 12 कर दिए। हालांकि बाहरी लोगों को नहीं बताया गया कि नेहरू की बीमारी कितनी गंभीर है। जनवरी खत्म होते होते नेहरू इतने ठीक हो गए कि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग ले सके। फरवरी में वो संसद के साल के पहले सत्र में भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वहां बैठे बैठे ही भाषण दिया। रोजमर्रा के सरकारी कामों में नेहरू की मदद कर रहे थे गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और वित्त मंत्री टी के कृष्णाचारी। लेकिन 22 जनवरी को अचानक लाल बहादुर शास्त्री को बिना विभाग के मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। उसी दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने नेहरू के बाद कौन सवाल पर एक सर्वे कराया। इसमें शास्त्री को पहला, कामराज को दूसरा, इंदिरा गांधी को तीसरा और मोरारजी देसाई को चौथा स्थान मिला। 29 अप्रैल को नेहरू के न्योते पर शेख अब्दुल्ला उनसे मिलने दिल्ली आए। अब्दुल्ला ने 3 मूर्ति हाउस पहुंचते ही नेहरू को गले लगाया। अब्दुल्ला को नेहरू की शारीरिक हालत देखकर एक झटका सा लगा। 13 मई को नेहरू और इंदिरा कांग्रेस की एक बैठक में भाग लेने बंबई गए और 22 मई को नेहरू ने 7 महीनों में पहली बार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। 38 मिनट तक चले इस संवाददाता सम्मेलन में 200 से ज्यादा पत्रकारों ने भाग लिया था और उन्हीं में से एक MJ अकबर नेहरू की जीवनी में लिखते हैं, नेहरू देखने में तो ठीक लग रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कमजोर थी। ये सवाल कई बार पूछा गया, नेहरू के बाद कौन? और आखिर में नेहरू को झल्ला कर कहना पड़ा, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं जा रहा। नेहरू के ये कहते ही सभी पत्रकारों ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अगले दिन नेहरू और उनकी बेटी 3 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर से देहरादून गए और 26 मई को वापस दिल्ली लौटे। उस दिन नेहरू ने अपनी मेज पर रखी सारी फाइलें निपटाई। नेहरू जल्दी सोने चले गए। रात में उनकी नींद कई बार खुली। उनके सहायक नत्थू ने उन्हें नींद की गोली दी। 27 मई को सुबह 6:25 पर नेहरू की आंख खुली। उनको दर्द था, लेकिन उन्होंने नत्थू को नहीं जगाया। जब नत्थू जागे तो उन्होंने एक सुरक्षा कर्मी को इंदिरा और नेहरू के डॉक्टर बेदी को बुलवाने भेजा। इसके बाद कुछ ही पलों में नेहरू बेहोश हो गए। जब डॉक्टर बेदी ने उनका मुआयना किया तो पाया कि नेहरू की आर्टरी फट गई है। क्योंकि इंदिरा और नेहरू का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसीलिए डॉक्टर बेदी ने इंदिरा गांधी के शरीर से खून निकाला ताकि वो उसे नेहरू को चढ़ा सके, लेकिन खून चढ़ाने से पहले ही नेहरू कोमा में चले गए। इस बीच इंदिरा ने राजीव गांधी को तार दिया, जो उस समय इंग्लैंड में थे। उन्होंने संजय गांधी को भी संदेश भिजवाया, जो उन दिनों कश्मीर गए हुए थे। फिर उन्होंने अपनी दोनों बुआओं कृष्णा हटी सिंह और विजय लक्ष्मी पंडित को फोन किया, जो उस समय मुंबई में थी। दिल्ली में उन्होंने सिर्फ कृष्ण मेनन को फोन किया, जो मिनटों में 3 मूर्ति भवन पहुंच गए। 27 मई को दोपहर 1:44 पर नेहरू ने आखिरी सांस ली। उस समय इंदिरा गांधी और कृष्ण मेनन उनके साथ थे। पूरी दोपहर और शाम तक वो दोनों नेहरू के पार्थिव शरीर के बगल में बैठे रहे। नेहरू के दिवंगत होने के मिनटों के अंदर 3 मूर्ति भवन कमरे, गलियारे और सीढ़ियां लोगों से भर गए। सबसे पहले पहुंचने वालों में टी के कृष्णाचारी और जगजीवन राम थे। थोड़ी देर में नेहरू मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी वहीं पहुंच गए। 2 से 3 बजे के बीच मंत्रिमंडल की आपातकाल बैठक हुई और वहीं तय किया गया कि गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री का काम संभालेंगे। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि उस दिन 3 मूर्ति भवन में हर कोई गमज़दा था, सिवाय मोरारजी देसाई और कामराज के। नेहरू के कमरे में बाहर खड़े मोरारजी देसाई तो इस तरह शोक प्रकट करने आए लोगों का स्वागत कर रहे थे जैसे वो किसी कूटनीतिक आयोजन के मेजबान हो। जैसे ही अंधेरा हुआ, लिली, गेंदे, गुलाब और भारतीय तिरंगे से लिपटे नेहरू के पार्थिव शरीर को 3 मूर्ति भवन के सामने वाले बरामदे में ले आया गया। उस रात 3 मूर्ति भवन में कोई नहीं सोया और भवन के गेट लोगों के दर्शन के लिए लगातार खुले रहे। राजीव तब तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे।
संजय गांधी कश्मीर से 28 मई की सुबह ही दिल्ली पहुंच पाए और नेहरू के अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने 3 मूर्ति भवन में काम करने वाले नौकरों के कपड़ों तक का ख्याल रखा। नेहरू के पार्थिव शरीर को एक गन कैरेज पर रखा गया। सफेद खादी के कपड़े पहने हुए इंदिरा और संजय एक खुली कार पर सवार हुए। सड़क के दोनों साइड और बरियल साइट पर करीब 20 लाख लोगों का हजूम था। एक हेलीकॉप्टर ने उनकी शव यात्रा पर ऊपर से फूलों की बारिश की थी और करीब 8000 पुलिसकर्मी और 6000 सैनिकों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। इंदिरा अंतिम बार नेहरू के पार्थिव शरीर के पास गईं। उन्होंने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का और अपने पिता के पैरों के पास चंदन की एक लकड़ी रख दी। वो वहां पर करीब 8 मिनटों तक बिना एक शब्द बोले खड़ी रहीं और फिर नीचे उतर आई। नेहरू ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी अंत्येष्टि में किसी धार्मिक रीति का पालन ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया गया। ये फैसला इंदिरा गांधी का था और इस फैसले से इंदिरा को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उन्होंने नेहरू की अंतिम इच्छा का सम्मान नहीं किया था। संभवतः उन पर कुछ धार्मिक नेताओं और राजनेताओं ने दबाव डाला था कि भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष अंतिम संस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अंतिम संस्कार के 13 दिनों बाद नेहरू की अस्थियों को एक स्पेशल ट्रेन से संगम में प्रवाहित करने के लिए इलाहाबाद ले जाया गया। संगम पर नेहरू के अस्थियों के अलावा उनकी पत्नी कमला नेहरू की अस्थियां भी साथ साथ प्रवाहित की गईं। करीब 30 साल पहले नेहरू कमला की अस्थियों को स्विट्जरलैंड से लाए थे। नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी अस्थियों को हवाई जहाज से भारत के हर राज्य में गिरा दिया जाए। कश्मीर में इंदिरा गांधी उन अस्थियों को खुद लेकर गईं। श्रीनगर में वो एक छोटे से विमान पर चढ़ी और भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की मदद से उन्होंने उस धरती पर वो सारी अस्थियां बिखेर दी जहां नेहरू के पूर्वजों का जन्म हुआ था। बाकी अस्थियों को भारतीय वायुसेना के विमानों ने सभी राज्यों की उस धरती पर छितरा दिया जहां भारत के किसान काम करते थे। तो दोस्तों, इस तरह हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री ने देश की धरती को अलविदा कह दिया। क्या आपने कभी नेहरू के इन आखिरी पलों के बारे में सुना था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।